सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज तर्पक कफ का टॉपिक आरंभ करते हैं। कल क्लास हुआ था और क्लास का जो टॉपिक था वो ज्वर था, क्योंकि अपना क्लास 4 से 5 दिनों तक ऑफ रहा, तो कल हमने शुरू कर दिया था और आज संडे है फिर भी शुरू करते हैं, क्योंकि जो क्लास नहीं हो पाई थी इस कारण से जो है ये क्लास रखा गया है। तो तर्पक कफ हम आज पढ़ लेते हैं। तर्पक कफ का जो जो कार्य है, जो स्थान है, ये सभी का आज हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक आप सभी के ग्रुप में भेज दिया है, तो शुरू करते हैं आज की टॉपिक। आज का टॉपिक है तर्पक कफ। ये क्या है? कफ का एक प्रकार है। तर्पक कफ कफ के 5 प्रकारों में से एक है। तो इसका अर्थ क्या होता है? तृप्ति। तृप्ति से तर्पक बना है। तो तर्पक कफ क्या क्या है, इसकी सारी जो है डिटेल आज जानेंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ से पढ़िए वैद्य मंगल जी। तर्पक कफ का वर्णन पढ़िए जी। तर्पक कफ का वर्णन। जो कफ सिर मस्तिष्क में रहता है वह सभी ज्ञानेंद्रियों का तर्पण करता है, अर्थात इंद्रियों को अपने सहयोग से तृप्त करता है, अतएव इसे तर्पक कफ कहते हैं। तर्पक कफ का वर्णन अष्टांग हृदय में आया है कि मस्तिष्क में रहता है, आपके सिर प्रदेश में रहता है और सभी ज्ञानेंद्रियों को, देखिए यहाँ पे ज्ञान इंद्रियों की बात होती है तो 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, है ना। तो इसमें आँख भी है, कान भी है, नाक भी है, जीभ भी है, त्वचा है, 5 है ना। तो यहाँ पे आया है सभी, ठीक है, सभी ज्ञान इंद्रियों को क्या कराती है? तर्पण करता है, यानी कि तृप्त करता है, ताजगी प्रदान करता है, अर्थात इंद्रियों को अपने सहयोग से तृप्त करता है, इसलिए इसका नाम तर्पण है। तो आगे भाव प्रकाश निघंटु में क्या कहा गया है ये भी पढ़ लीजिए, जानते हैं भाव प्रकाश में क्या बताया गया है। स्नेहन और श्लेषण नामक कफों के कार्य। स्नेहन नामक कफ अपने स्नेह दान करने के द्वारा समस्त इंद्रियों को तृप्त करता रहता है, तथा श्लेषण नामक कफ संपूर्ण संधियों को भली भांति जोड़े रहता है। एक ही सूत्र में दोनों कफ का वर्णन है, पर यहाँ पे हम तर्पक कफ जिसे हम स्नेहन कफ कहते हैं, ठीक है। तो श्लेष्मक कफ बात की चर्चा करेंगे। स्नेहन कफ उसी को तर्पक कफ कहा गया है। तो तर्पक नामक कफ अपने स्नेह दान द्वारा समस्त इंद्रियों को तृप्त करता है। यहाँ पर भी आया है समस्त इंद्रियां, है ना, आया है ना। स्नेह दानेन समस्त इंद्रिय तर्पणः, ये सभी इंद्रियों को तर्पण करता है, ये तो कन्फर्म हो गया। अब जानते हैं सुश्रुत स्थान में क्या कहा गया है। यहाँ से पढ़िएगा, सिर स्थित कफ स्नेहन और संतर्पण क्रियाओं द्वारा, ये लाइन। सिर स्थित कफ स्नेहन और संतर्पण क्रियाओं द्वारा तथा अपने सौम्य प्रभाव से ज्ञानेंद्रियों को अनुग्रहित स्वकर्मण क्षम करता है। संधियों में स्थित कफ सब संधियों को जोड़ने से उनका उपकार करता है। जो लास्ट लाइन आपने पढ़ा है ये फिर से श्लेष्मक कफ हो गया। ये लाइन जो था सिर स्थित कफ यानी कि तर्पक कफ स्नेहन और संतर्पण क्रियाओं द्वारा, जो स्नेहन होता है, जो स्नेह होता है, जो घी जैसा चिकना होता है, वो लगभग सभी संतर्पण करता है। संतर्पण यानी कि उसे जो है तृप्त करता है, बढ़ाता है, इसे मोटा करता है, ऐसा समझ लीजिए। संतर्पण क्रियाओं के द्वारा तथा अपने सौम्य प्रभाव से, उसके क्या है प्रभाव, क्या है सौम्य यानी कि ठंडा है, ज्ञान इंद्रियों को अनुग्रहित करना, यानी कि अपना कार्य करने को जो है अच्छा करता है। तो ये लाइन था
तर्पक कफ के बारे में। और जो लास्ट है संधियों में स्थित कफ, ये है श्लेष्म कफ। तो सुश्रुत ऋषि ने भी इशारा किया है, ठीक है। तो तर्पक कफ जो है स्थान क्या है, सिर है, ठीक है। मस्तिष्क ऐसा बताया गया है, ग्रीवा भी हम कह सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क मुख्य स्थान है। कर्म क्या है, मस्तिष्क और समस्त इंद्रियों को तर्पण करना। तर्पक कफ को जो है हम आज के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से, जो मस्तिष्क में रहता है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से हम इसको जोड़ सकते हैं कि वही है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि तर्पक कफ। ये मिलता जुलता है, तो उसी को हम कह सकते हैं। तर्पक कफ क्या है, तो इसमें पृथ्वी और आप महाभूत ज़्यादा है, और इसमें आकाश महाभूत है, क्योंकि ऊपर है ना, ऊपर के अंगों में है, तो उसमें आकाश महाभूत ही रहेगा। जैसे आपने देखा था कि ऊपर के अंग वैसे भी आकाश महाभूत प्रधान होता है, जैसे मुख हो गया, नाक हो गया या कान हो गया। तो इस कारण से भी तर्पक कफ आकाश महाभूत प्रधान है, तो आप महाभूत और आकाश महाभूत। तर्पक कफ क्या है, कफ के 5 उपप्रकारों में से एक है। इसका अर्थ ताजगी या तृप्ति प्रदान करना है। इसके आगे पढ़िए, यह मस्तिष्क में संवेदी धारणा के नियंत्रण केंद्रों या इंद्रियों को पोषण देता है। यह कफ सर में स्थित है और आयुर्वेद के अनुसार सर को उत्तम अंग या शरीर का सबसे उत्तम अंग माना जाता है। त्वचा को छोड़कर सभी इंद्रियों का निवास स्थान सिर माना जाता है। यह मस्तिष्क और इंद्रियों के सुचारू संचालन को सक्षम बनाता है। सभी इंद्रियों की धारणा तर्पक कफ के सही संतुलन पर निर्भर करती है। यह कफ संवेदी सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाने और खुद को ठीक करने से समझने के लिए जिम्मेदार चैनलों को भी पोषण देता है। तर्पक कफ क्या है, जो तृप्ति देता है, जो ताजगी प्रदान करता है। किसको ताजगी प्रदान करता है, मस्तिष्क में रहता है, तो मस्तिष्क को जो है ताजगी प्रदान करता है। तो ये कफ है, इस जो जहाँ पे रहता है वहीं पे कार्य करता है, उसका कार्य क्षेत्र वही रहता है, पहले भी बताया था। तो यह कफ सिर में स्थित रहता है। तो आयुर्वेद के अनुसार मस्तिष्क या सिर जिसे कहा गया है, उत्तमांग कहा गया है, कि यह उत्तम अंग है। सभी अंगों में उत्तम अंग है, उत्तमांग है, ऐसा कहते हैं। तो त्वचा को छोड़कर सभी इंद्रियों का निवास स्थान सिर माना जाता है कि नहीं। त्वचा तो वैसे संपूर्ण शरीर में है, तो इसको क्या कहेंगे, वैसे तो अपने चेहरे पे भी है, तो वो भी है ना। तो ये जो तर्पक कफ है, तो तर्पक कफ क्या है, त्वचा को छोड़कर सभी इंद्रियों का स्थान सिर है। तो देखिए, आपका आँख है, आपका नाक है, आपका कान है, आपका जीभ है ना। तो आँख, नाक, कान, जीभ, ये 4 तो हो गए आपके सिर में ही, और त्वचा भी सिर में है, यानी कि सभी ज्ञान इंद्रियां आपके सिर में है। तो इसलिए सिर को उत्तम अंग कहा गया है, कि ये उत्तम अंग है। सभी अंगों में उत्तम अंग आपका सिर है। और वैसे त्वचा जो है संपूर्ण शरीर में है, जो इंद्रिय है, ये भी तो ज्ञान इंद्रिय है, इससे हमें पता चलता है स्पर्श करने पे। तो त्वचा सभी स्थान पे है, लेकिन और सभी ज्ञान इंद्रिय आपके मस्तिष्क में है, इसलिए भी सिर को, मस्तिष्क को मतलब उत्तम अंग कहा गया है। यह मस्तिष्क और इंद्रियों को सुचारू रूप से चलाता है। सभी इंद्रियों की धारणा तर्पक कफ के सही संतुलन पर निर्भर करता है। तर्पक कफ बैलेंस है, तो आपके सभी ज्ञान इंद्रिय या फिर कहिए कि सभी संवेदी सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाने और उसे बोध कराने के लिए ये तर्पक कफ जिम्मेवार होता है। आपने एक शब्द सुना होगा, अच्छी तर्पण, है ना, जो मिलता जुलता है तर्पक कफ से, तो इसे जानते हैं। अच्छी तर्पण क्या होता है, और भी चीज़ें हैं, लेकिन अभी जानते हैं अच्छ तर्पण इसका मतलब क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है, ये पढ़िए। अच्छ तर्पण,
वास्तव में आँख, इसका मतलब यह होगा कि तर्पण कफ का मुख्य कार्य आँख को पोषण देना है, लेकिन हमें अक्ष का अर्थ आँख आदि इंद्रियों से लेना चाहिए। इसलिए अक्ष तर्पण का सटीक अर्थ होगा आँख और अन्य इंद्रियों को पोषण देना। इस प्रकार तर्पण कफ का मुख्य कार्य सभी इंद्रियों और सर में उनके नियंत्रण केंद्रों को पोषण देना। तो अक्ष तर्पण मतलब क्या होता है? वैसे तो अक्ष मतलब आँख होता है, अक्षी मतलब आँख। इसका मतलब यह होगा कि तर्पक कफ का मुख्य कार्य आँखों को पोषण देना है। वैसे तो समस्त इंद्रियों को पोषण देना होता है, लेकिन हम यहाँ अक्ष का अर्थ केवल आँख नहीं लेंगे, अक्ष आदि इंद्रियों से समझना चाहिए। तो अक्ष मतलब होता है आँख आदि सभी इंद्रियाँ, अक्ष है ना। अगर अच्छी कह दिया गया कि अच्छी तर्पण, तो अच्छे मतलब क्या है कि केवल आँख का, और अक्ष तर्पण यानी कि आँख आदि सभी इंद्रियां, आपका जीभ हो गया, आपका कान हो गया, आपका नाक हो गया, सभी का। तो अक्ष तर्पण क्या हो गया कि आँख आदि सभी इंद्रियों से समझना चाहिए। तो अक्ष तर्पण का सटीक अर्थ क्या हुआ? आँख और अन्य इंद्रियों को पोषण देना। इस प्रकार से तर्पक कफ का मुख्य कार्य ही है सिर में स्थित जितने भी ज्ञानेंद्रिय हैं उसका तर्पण देना। ये पढ़िए। क्रोध आदि जैसे उच्च स्तरीय भावनाएं और दैनिक जीवन का तनाव है, मस्तिष्क और इंद्रियों पर बुरा प्रभाव डालता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कारक हमेशा मस्तिष्क में वात और पित्त के संतुलन को बिगाड़ते हैं। तर्पण कफ का संतुलन वात और पित्त के इन पूरे प्रभाव का भी प्रतिकार करेगा और इस प्रकार मस्तिष्क और तंत्रिकाओं को भावनात्मक उथल पुथल के प्रभाव से बचाता है। तो तर्पक कफ का कार्य क्या है? क्रोध आदि जैसे उच्च स्तरीय भावना, क्रोध आना, है ना। तो दैनिक जीवन का तनाव भी मस्तिष्क और इंद्रियों पर बुरा प्रभाव डालता है। क्रोध आदि भी मस्तिष्क और इंद्रियों पर बुरा प्रभाव डालता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कारक जो है, क्रोध आदि जो भी है, हमेशा मस्तिष्क में वात और पित्त के संतुलन को बिगाड़ता है। क्रोध करेंगे तो वात और पित्त के क्या है कि गुण बिगड़ते हैं। तर्पक कफ का संतुलन वात और पित्त के इन बुरे प्रभाव का भी प्रतिकार करता है। जो वात बढ़ गया है, जो पित्त विकृत हो गई है, वात और पित्त का जो गुण इनबैलेंस हो गया है, तो इसको बैलेंस करने का कार्य तर्पक कफ का ही है। तो इसलिए आया है संतुलन जो है बना करके रखता है। तर्पक कफ का संतुलन जब अच्छा है तर्पक कफ, तो वात और पित्त के बुरे प्रभाव का भी प्रतिकार करेगा, बैलेंस करेगा। इस प्रकार मस्तिष्क और तंत्रिकाओं को भावनात्मक उथल पुथल के प्रभाव से बचाता है, यानी कि टेंशन, क्रोध आदि ये सब। तो ये तर्पक कफ के बारे में महर्षि चरक ने ये शब्द आपको पढ़ना है। महर्षि चरक ने कफ के प्रकारों का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन कफ के गुण में क्षमा, सहनशीलता, प्रतिरक्षा, धीरज, धैर्य, साहस और आलोक का उल्लेख किया है। इन्हें तर्पण कफ के ही कार्य माना जाना चाहिए, क्योंकि यह कार्य कफ के अन्य प्रकारों द्वारा नहीं किए जाते हैं। यह कार्य क्रमशः वात और पित्त के कारण होने वाली चिंता और क्रोध के विरोधी हैं। यह भावनाएं लंबे समय में मस्तिष्क और तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। तो महर्षि चरक ने कफ के प्रकारों का वर्णन नहीं किया है, केवल वात के प्रकारों का वर्णन किया है। तो वात का जब टॉपिक चला था तो हम हमेशा चरक संहिता का रेफरेंस भी ला रहे थे, लेकिन कफ के कभी भी हमने नहीं लाया। भागवत ऋषि भाव प्रकाश में और सारंगधर संहिता में थोड़ा बहुत, और सुश्रुत संहिता में जो है वर्णन वही केवल पेश कर रहा हूँ। अभी तक जितने भी तर्पक कफ या बोधक कफ, कलेदक कफ, अवलंबक कफ बताया मैंने, तो कहीं भी चरक संहिता का रेफरेंस नहीं बताया, क्योंकि तर्पक कफ का वर्णन या कफ का वर्णन चरक संहिता में है ही नहीं। लेकिन कफ के गुण बताया है चरक ऋषि ने, जिसमें क्षमा, सहनशीलता, प्रतिरक्षा, धैर्य, धीरज, साहस और अलोभ यानी कि लोभ ना करना, ये सब कफ का गुण है। इन्हें तर्पक कफ का ही कार्य समझ लेनी चाहिए।
है ना। यानी कि तर्पक कफ जिनका ज़्यादा अच्छा है वो क्या होंगे, सहनशील होंगे, वो क्या होंगे, क्षमावान होंगे, प्रतिरक्षा, धैर्य धीरज रखने वाले, साहस रखने वाले और अलोभ यानी कि लोभ ना करने वाले होंगे। तो तर्पक कफ बैलेंस होने से ये सब लाभ होगा। जिनका तर्पक कफ बिगड़ जाएगा तो क्या है कि वो ज़्यादा लोभी हो जाएंगे। तो उन्हें तर्पक कफ का ही कार्य समझना चाहिए, क्योंकि कफ के तो वैसे 5 वेद हैं। तो 5 वेद हैं, जैसे बोधक कफ है तो बोधक कफ के द्वारा भी ये कार्य नहीं हो सकता है, अलोभ का, क्षमा का। अवलंबक कफ के द्वारा भी नहीं हो सकता है, और श्लेष्मक कफ के द्वारा तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि वो संधियों में रहता है ना। कलेदक कफ आपके अमाशय में रहता है। लेकिन एकमात्र कफ जो आपके मस्तिष्क में रहता है वो है तर्पक कफ। तो ये सब है जो गुण, क्षमा, सहनशीलता, धैर्य, साहस, लोभ, ये सब के आपके घुटनों से कार्य होता है, नहीं होता ना। ये सभी कार्य आपके मस्तिष्क से होता है ना, कि लोभ करना है कि लोभ नहीं करना है, हमें कुछ चीज़ें चुरानी है कि नहीं चुरानी है, ये कौन डिसाइड करता है? आपका मस्तिष्क डिसाइड करता है। मस्तिष्क में रहता कौन है? आपके तर्पक कफ रहता है। इसलिए तर्पक कफ बैलेंस होने से क्या होगा, आप क्या है, अलोभी होंगे, क्षमाशील होंगे, सहनशीलता रहेगी, प्रतिरक्षा, धैर्य धीरज, साहसवान रहेंगे, इस प्रकार से। तो ये सभी जो गुण हैं तर्पक कफ का ही कार्य समझ लेनी चाहिए, ऐसा आपको समझना है, क्योंकि यह कार्य कफ के अन्य प्रकारों द्वारा संभव ही नहीं है। इसलिए ये तर्पक कफ का ही कार्य समझना चाहिए। यह कार्य वात और पित्त के कारण होने वाले चिंता, क्रोध के विरोधी हैं, है ना। वात के कारण, पित्त के कारण चिंता, आपने देखा वात के कारण कि किस प्रकार से उदान वायु बिगड़ता है या फिर प्राण वायु बिगड़ता है, तो क्या है, चिंता या फिर कई अनिंद्रा, क्रोध आदि उत्पन्न होता था। तो यह भावनाएं लंबे समय में मस्तिष्क और तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, जो क्रोध है, चिंता है, ये सब। तो अब जानेंगे, 2 पॉइंट और बच गया। तर्पक कफ में क्या है जी, आपके आप महाभूत है और आपके आकाश महाभूत है। तो हम यहाँ पे जानने वाले हैं तर्पक कफ के कमी से और तर्पक कफ के वृद्धि से क्या क्या रोग होते हैं। तर्पक कफ की कमी यानी कि आप महाभूत की क्षय, आप महाभूत का जो है क्षय हो जाना, और तर्पक कफ की वृद्धि यानी कि आप महाभूत की वृद्धि हो जाना। तो यहाँ से पढ़िए, तर्पक कफ का आप महाभूत की वृद्धि हो जाती है, यानी कि तर्पक कफ बढ़ जाती है जब, तो क्या होता है? तर्पक कफ का आप महाभूत की वृद्धि से मस्तिष्क के आसपास, आंख और कान के आसपास और अंदर बहुत सारा तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे इन संरचना में दबाव के लक्षण पैदा होते हैं, जिससे कई विकार उत्पन्न होते हैं। सर में भारीपन, जलशीर्ष, मस्तिष्क शोथ आदि रोग प्रकट होते हैं। ये सब रोग उत्पन्न होते हैं। क्या क्या होते हैं? सिर में भारीपन, और यहाँ पे कान भी आया है जी, है ना। तो बहुत सारे रोगी को देखते होंगे कान में से फ्लूइड निकलता है, वो तरल पदार्थ निकलता है, कान बहता है, ऐसा भी कुछ समझिएगा। तो देखिए क्या है कि तर्पक कफ का आप महाभूत की वृद्धि, आप महाभूत की वृद्धि यानी कि तर्पक कफ बढ़ गया, है ना। तो तर्पक कफ के बढ़ने से, ठीक है, तर्पक कफ के बढ़ जाने से, आप महाभूत की वृद्धि से या इनवैलेंस से समझिएगा क्या होता है कि आपके आँख, मस्तिष्क, सबसे पहले तो मस्तिष्क से आएगा, आँख और कान के आसपास और अंदर, कान के आसपास या अंदर, मस्तिष्क के आसपास या अंदर, आँख के आसपास या आँख के अंदर, कान या कान के अंदर बहुत सारा तरल पदार्थ जमा हो जाता है ना। तो तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे इन संरचनाओं में आपके मस्तिष्क या आपके आँख या कान, वहाँ पे दबाव के लक्षण पैदा होते हैं, जिससे कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, जिससे सिर में भारीपन हो गया, जलशीर्ष हो गया, या फिर ओटोरिया भी एक होता है रोग, ओटोरिया। इसमें क्या है, कान के आसपास में कान से तरल पदार्थ बहना, ये भी हम कह सकते हैं, या जमा हो जाना, कान से तरल पदार्थ बहते हैं कईयों को, है ना। तो ओटोरिया इसे कहते हैं। कान बहने के तो वैसे कई कारण हो सकते हैं, चोट भी हो सकता है, कान में पानी चले जाना, या कान में ज़्यादा
है ना। इस प्रकार से तिनके वगैरह करने से भी मतलब कान का जो रोग हो जाता है, तो वो है कारण। लेकिन क्या है कि अगर दोषज होगा, दोषज जैसे क्या है कि दोषज और अगंतुज हमेशा दो प्रकार की बीमारियां होती है। जैसे किसी को कहीं कोई गया और जाने से, वातावरण चेंज होने से, खाना पीना चेंज होने से उसे ज्वर आ गया या उसका कोई भी समस्या बन गई, तो ये अगंतुज हो गया, है ना। मैंने मैसेज डाला था ना कि मुझे अगंतुज ज्वर, मतलब ऐसा लक्षण आ गया है, आगंतुक ज्वर हो गया, इस कारण से क्लास नहीं होगा आज। तो आगंतुक ज्वर क्या है कि मैं कहीं गया और वहाँ का वातावरण, है ना, चेंज होने से और खाना पीना चेंज होने से, है ना, इस कारण से क्या होता है कि आगंतुज हो जाता है। दोषज मतलब होता है कि आप वहीं हैं, आप अपने स्थान पे ही हैं, परंतु फिर भी जो है शरीर का जो वात पित्त कफ है, गुण है, वो इनबैलेंस हो गया और आप बीमार पड़ गए। जैसे ही हम अपने यहाँ आए, सागर में आया, मैं ठीक हो गया, है ना। मैं पंजाब गया हुआ था, वहाँ गए तो बीमार हो गए जाते ही। मतलब बीमार होना, खाना पीना प्रमुख चीज़ें हैं, वातावरण चेंज होना, और मैं जैसे यहाँ आया तो मैं ठीक हो गया। तो अपने क्या है कि वातावरण में रहना, यानी कि वो दोषज है। मतलब क्या है कि अगर अपने वातावरण में कोई रोग उत्पन्न हो गया तो ये दोषज है। लेकिन हम कहीं गए और इस कारण से वहाँ कुछ समस्या हो गई तो ये आगंतुज है। तो इसी प्रकार से कान के बारे में बता रहा हूँ कि कान की कोई समस्या हो गई, अचानक हो गई, है ना, या कान क्या में पानी चला गया इस कारण से, है ना, या कान में तेल डाल लिया इस कारण से, जो भी है, तो ये आगंतुज हो गया। लेकिन यदि क्या है कि बचपन से या फिर कहिए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ आपके साथ, लेकिन फिर भी आपका कान बह रहा है, तो ये हो गया क्या है कि दोषज हो गया। तो कान बहने को हम कहते हैं कि ये जो है ओटोरिया हो गया, यानी कि कान बह रहा है ना। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे तर्पक कफ का जो है आप महाभूत विकृत हो गया है, इस कारण से कान बहने की समस्या हुआ है। तो यहाँ पे जो है तर्पक कफ को बैलेंस करना हमें पड़ेगा। अब अगला पढ़िए तर्पक कफ का आकाश महाभूत। तर्पण कफ का जब आकाश महाभूत बढ़ जाता है तो मस्तिष्क, इंद्रियों और तंत्रिकाओं को पोषण की कमी, इससे मस्तिष्क और इंद्रियों में वात और पित्त की सक्रियता भी बढ़ जाती है और बहुत सी अपक्षयी और सूजन संबंधी समस्या हो जाती है। सर दर्द, आंखों, नाक और कान में सूखापन और सूजन, ऑप्टिक न्यूरासाइटिस, ऑप्टिक तंत्रिका की सूजन होती है, दृष्टि की हानि विकसित हो सकती है और आंखों को हिलाने पर दर्द हो सकता है। मेनिंजाइटिस जी तथा मेरुरुच को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों को मस्तिष्क आवरण में होने वाली सूजन होती है आदि बीमारियां तर्पण कफ के कम होने के कारण होती हैं। तर्पक कफ का पहले हमने देखा कि आप महाभूत विकृत हो गया, इस कारण से मस्तिष्क, आँख और कान के आसपास और अंदर बहुत सारा तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिसमें से एक बताया कान आदि का बहना। फिर इसी प्रकार से सिर में भारीपन या सिर में कुछ ऐसा जो है सिर का जो है समस्या में कई बार ऐसा होता है कि सिर जो है मस्तिष्क जो है वहाँ पे जल भर गया, ऐसा तो बताते हैं, है ना। या मस्तिष्क का सोफ यानी कि सूजन हो गया, यानी कि मस्तिष्क में कहीं सड़न गलन या फिर वहाँ पे आप महाभूत की वृद्धि हो गई मस्तिष्क में कहीं। फिर तर्पक कफ का जब आकाश महाभूत बढ़ जाता है तो आकाश क्या है, वायु का गुण रखता है ना, वायु और आकाश, है ना। तो क्या है कि ये दोनों का गुण थोड़ा एक सा है। तो आकाश महाभूत जब बढ़ जाता है तो मस्तिष्क, इंद्रियां और तंत्रिकाओं को पोषण में कमी हो जाएगा। आकाश महाभूत बढ़ने से या वायु महाभूत बढ़ने से हमेशा यही होगा कि पोषण की कमी हो जाता है ना। तो आकाश कहे या फिर वायु, ये दोनों जो है क्या है कि पोषण की कमी कर देता है। इससे मस्तिष्क और इंद्रियों में वात और पित्त की सक्रियता बढ़ जाती है। देखिए आया ना कि वात का क्या हो गया, सक्रियता बढ़ जाती है। जब आकाश रहेगा तो वहाँ पे कुछ तो रहेगा, वायु तो रहेगा। जहाँ पे आकाश है तो यानी कि आकाश महाभूत है, वहाँ पे कुछ नहीं है तो वायु है। जैसे हम देखते हैं कि जहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे वायु तो है,
तो इसलिए क्या है कि वहाँ पे वायु बढ़ गया, तो आकाश इंद्रिय और तंत्रिकाओं की पोषण की कमी और इंद्रियों में बात की सक्रियता बढ़ जाएगी। बहुत सी अपक्षयी यानी कि अपक्षय यानी कि क्षयात्मक वृद्धि हो सकती है। सूजन संबंधित समस्या हो जाती है। सिर दर्द, आँख, नाक और कान में सूखापन, है ना, जिससे देखते हैं कि इंद्रियों का पोषण देने का कार्य करता है कौन, आपका तर्पक कफ। लेकिन ये तो आप महाभूत घट गया, आकाश महाभूत बढ़ा मतलब आकाश महाभूत बढ़ गया मतलब आप महाभूत घट गया है, और यहाँ पे आकाश महाभूत बढ़ा है तो बात भी बढ़ गया है, बात की अपित्त की सक्रियता बढ़ गई। तो क्या हुआ, ये सब ने क्या किया कि सिर दर्द, आँख और नाक और कान में सूखापन, आँखों का सूखापन, नाक और कान में सूखापन और सूजन उत्पन्न कर देता है। और ऑप्टिक न्यूराइटिस, ये ऑप्टिक यानी कि आँखों से संबंधित कुछ ऐसा समस्या समझिए, ऑप्टिक मतलब आँखों से संबंधित समस्या। और न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सूजन हो गया, न्यूराइटिस मतलब सूजन, कहीं तो सूजन है, तो ऑप्टिक न्यूराइटिस मतलब ऑप्टिक तंत्रिका की सूजन हो जाती है ना। दृष्टि की हानि भी हो सकती है इससे, और आँखों को हिलाने पे दर्द हो सकता है, ठीक है। और दूसरा है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस आपने सुना होगा कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली, है ना, मस्तिष्क, जिसमें मेनिंजाइटिस क्या है, सिर से संबंधित एक रोग है, इसमें भयंकर सिर दर्द होता है। क्या होता है, सूजन होता है, मस्तिष्क आवरण में होने वाली सूजन है ये। आदि बीमारियां तर्पक कफ के कमी के कारण होता है ना। तो पहले तो देखा कि आप महाभूत बढ़ गया तो तर्पक कफ की वृद्धि, और यहाँ पे आकाश महाभूत बढ़ गया और इससे क्या है, बात और पित्त की सक्रियता बढ़ गई, तो क्या है, तर्पक कफ की कमी हो गया। तो आपने देखा कि आँख, नाक और कान में सूखापन और सूजन और ऑप्टिक न्यूराइटिस और मेनिंजाइटिस, ये दो प्रमुख रोग हो गए, है ना। तो ये दोनों क्या है कि तर्पक कफ से संबंधित समस्या है। तो यहाँ पर तर्पक कफ को संतुलित करने वाला हमें जो है औषधि देना है, और आपको चूँकि ये क्षेत्र उदान काल में आता है ना, तो उदान काल में हमें औषध का प्रयोग भी करना होगा, जो भी हम देंगे। तो देखिए आपको मैं बताता हूँ कि क्या समस्या हो सकता है। तर्पक कफ का आप महाभूत बढ़ गया तो हमें यहाँ पे आप महाभूत की चिकित्सा कर देनी है, तो हमें यहाँ पे वायु और आकाश महाभूत बढ़ाने वाली चिकित्सा यानी कि जो औषधि होगी उसे हम देंगे। जैसे कोई भी एक औषधि दे सकते हैं जो आपको पृथ्वी आप महाभूत को सुखाता हो, है ना, माने कि बैलेंस करता है। जैसे क्या है कि सोंठ, है ना, काली मिर्च, पिपली, ये अच्छा है ना। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसे सीतोपलादी, है ना, ये भी अच्छा करता है। तो ये सब क्या है कि आप उदान काल में ले करके, है ना, तर्पक कफ का आप महाभूत को वृद्धि को रोक सकते हैं, है ना। ज़्यादा तो सोंठ फायदा करेगा, यहाँ पे सोंठ भी और भी कुछ है ना। तो देखेंगे क्या क्या मेडिसिन है, वो तो एक बार चर्चा करेंगे सभी चिकित्सा में, ठीक है। और तर्पक कफ का आकाश महाभूत बढ़ गया यानी कि जल महाभूत की कमी हो गया है ना। तो हम यहाँ पे क्या है कि आप महाभूत बढ़ाने वाली जो औषधि है वो हम दे सकते हैं, जिसमें प्रमुख औषधि तो घी हो सकता है ना। प्रमुख क्या है कि आकाश महाभूत बढ़ा है, तर्पक कफ वैसे भी यहाँ पे आप है और आकाश महाभूत है, तो तर्पक कफ में बहुत अच्छा कार्य करेगा घी, है ना। तो मस्तिष्क, इंद्रियों और आँख, नाक, कान में सूखापन जो आया है, तो हम यहाँ पे पृथ्वी महाभूत हम दे सकते हैं, आप महाभूत दे सकते हैं। तो जो घी है वो क्या है, पृथ्वी और आप महाभूत के गुणों से युक्त है। तो हम यहाँ पे ऑप्टिक न्यूराइटिस में और मेनिंजाइटिस में घी का प्रयोग कर सकते हैं उदान काल में, ठीक है। ये तो साधारण लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो गया। बाकी आगे कोई एक डिजीज उठाएंगे, है ना, और उसके बारे में चर्चा भी करेंगे, मतलब इसका ट्रीटमेंट देखेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। और कल से क्लास जो है रेगुलर ऐसे ही चलते रहेगा, है ना। अभी रविवार, सैटरडे और संडे को क्लास रहेगा, ठीक है, ताकि अपना जो क्लास नहीं हो पाया समय अपना, है ना। नमस्कार, मेरा एक सवाल था
हाँ जी। जैसे कि हम लोग वायु के 5 वेद पढ़े, अपान काल, बयान काल, समान काल, अपान काल, तो उसी के अकॉर्डिंग ये कफ में भी अभी हम लोग इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जो गले के ऊपर का जो है उसे हम लोग समान काल में ले रहे हैं। गले के ऊपर जो है, गले के ऊपर है, तो ये अगर कफ देखे तो यहाँ पे तर्पक कफ है ना। हाँ हाँ। लेकिन तर्पक काल का चर्चा कहीं नहीं है कि तर्पक काल जो है ये है, तर्पक काल नहीं है। लेकिन हाँ, उदान काल तो पता है, उदान कफ, उदान वायु है वो तो है, लेकिन उदान काल का भी वर्णन है वेद में, सभी ग्रंथों में। लेकिन तर्पक कफ है और तर्पक काल ऐसा कुछ नहीं वर्णन है। तो हम उदान को ही मतलब बात और कफ को है समझ करके लेना है। जैसे तर्पक कफ हमें ठीक करना है तो उदान काल में लेना है उससे। ठीक ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको मैंने बताया, कल मैं बताऊंगा आपको श्लेष्मक कफ, है ना। तो श्लेष्मक कफ क्या है कि आपके सभी संधियों में रहता है, विशेष रूप से घुटना हो गया, नी हो गया, इसी प्रकार से सभी, है ना, जॉइंट्स जहाँ पे तर्प आबलम क्या श्लेष्मक कफ होता है, तो उसे हम जो है तो अपान काल, अपान क्षेत्र कह सकते हैं। वैसे तो जो नीचे का है वो तो अपान ही होगा ना, जैसे घुटना हो गया, है ना। तो इसे अपान क्षेत्र में मान के अपान काल में औषधि लेना चाहिए। तो ऐसा आयुर्वेद में नहीं है कि बोधक काल, है ना, क्लेदक काल, ऐसा नहीं है। लेकिन वायु में था, आपने देखा कि उदान काल है तो उदान वायु, है ना, अपान वायु है तो अपान काल। तो वायु क्या करता है कि औषधियों को जो है ले जाता है ना, औषधियों का वहन करता है। इस कारण से औषधियों का प्रभाव रहता है, औषधियों के ऊपर जो है वायु का प्रभाव रहता है, लेकिन कफ का नहीं है। तो कफ का ऐसा कोई काल नहीं है। ठीक है जी, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हाँ, कफ और बात को देख करके चिकित्सा करानी है। ठीक है जी, और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न है? गुरुजी, मैंने देख इसमें मस्तिष्क में पानी भर जाता है और सूजन आ जाती है। हाँ जी, तो ये तर्पक कफ का आप माभूत की वृद्धि होगी ना, इसको सिर में भारीपन, जल शीर्ष कहेंगे। जल शीर्ष, मस्तिष्क में पानी भर गया, ऐसा तो हमने पर्सनली कोई केस टेकिंग नहीं किया है, क्योंकि हज़ारों प्रकार के रोग होते हैं, है ना। तो अभी तक तो ऐसा कोई पेशेंट का केस टेकिंग नहीं किया। लेकिन हाँ, सुना है कि मस्तिष्क में पानी भर जाना, वैसे तो अपने पेट उदर आदि के बारे में तो मैंने बता ही दिया था, है ना। तो मस्तिष्क आदि शोफ, मस्तिष्क शोफ यानी कि सिर में सूजन, जल शीर्ष, सिर में जो है जल भर जाना, ये तो है। किसी को है समस्या? गुरुजी, मैं जब छोटी थी तब मुझे ऐसा हो गया था, और बरडे में से पानी निकल गया था और मैं होश गवा बैठी थी। अच्छा, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी, मेरे पास एक केस है, उसको जो है ट्यूबरकुलोमा है, ब्रेन के अंदर उसको 7 और 5 mm की गांठ है, और उसको कभी कभी सर में दर्द होता है, और उसको ट्यूबरकुलोमा यानी कि ट्यूबरकुलोसिस उसका आया, CT स्कैन उसका कराया, MRI कराया दिमाग का, ब्रेन MRI, हाँ जी, उसमें आया गुरुजी। तो क्या ये कब से ही रिलेटेड टू कब से ही बना है ना? हाँ, तो क्या आया है तर्पक कफ की, हाँ, यहाँ पे तर्पक कफ की विकृति कहेंगे, तर्पक कफ का आप माभूत की वृद्धि कहेंगे। मस्तिष्क के आसपास या मस्तिष्क में क्या है कि बहुत सारा तरल पदार्थ जम गया होगा, या फिर वो ठोस रूप भी ले लिया होगा, है ना। तो ये जो है सिर में भारीपन या सिर में दर्द ऐसा आ रहा होगा, तो इसका ट्रीटमेंट तो यही होगा कि उदान काल में, है ना, उदान काल में यानी रात्रि में कहेंगे, या फिर सुबह दोपहर ऐसा खाने के बाद भी ले सकते हैं, वैसे वो ब्यान काल में, या फिर आप सीधा उदान काल में रात्रि भोजन के बाद सोते समय वहाँ पे जो है कि प्रयोग कर सकते हैं। सोंठ, काली मिर्च, पीपली का,
सौंठ, काली मिर्च, पिपली। हाँ अच्छा गुरुजी, एक चीज जानना चाह रहा था, जैसे अभी लिखा है, पीडीएफ मिला, इसमें तर्पक कफ बराबर आप प्लस आकाश। गुरुजी, आप जो वर्ड यूज हुआ है, ये किसके लिए हुआ है, किसका जल बोधक है? जल जल जल। जल महाभूत को आप महाभूत कहते हैं। अच्छा जल महाभूत को आप कहते हैं ना। जी जी, थैंक यू। तो ये तो पहले से ही आ रहा है, इससे पहले भी कलेदा कफ का मैंने बताया। कलेदा कफ में क्या है, आप और आप महाभूत है। तो आप मतलब जल होता है जी, ठीक है। ये संस्कृत का वर्ड है, आप जो है संस्कृत का वर्ड है, ठीक है। तो और कोई प्रश्न है? मुझे मुझे ये पूछना था कि मैंने आपको मैसेज भी किया था, चेस्ट में ऐसे कफ पूरा जमा है और आंखों के नीचे भी ऐसे पफी है, शायद पूरा साइनस ऐसे जमा है, तो उसके लिए क्या ले सकते हैं? हाँ, यदि क्या है कि तर्पक कफ से जुड़ी हुई समस्या है ना, तो इसमें आप महाभूत और आकाश महाभूत को बैलेंस करना है। तो दो कंडीशन है ना यहाँ पे, देखिए। एक में आप घी का प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरे में जो है आप सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं, पिपली का प्रयोग कर सकते हैं, काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। ये दो प्रमुख हो गया। अगर आप महाभूत वृद्धि हुआ है तो सौंठ, काली मिर्च, पिपली। और यदि क्या है कि आकाश महाभूत विकृत बढ़ाई है तो यहाँ पे घी। तो हमें लगता है कि अभी आपका मैंने केस टेकिंग नहीं मतलब नहीं देखा है, आपने जो मुझे भेजा है, और भी कुछ साथियों ने भेजा है मुझे लिखकर। तो मैं कल नहीं बल्कि परसों क्या है कि सबका क्या है कि केस टेकिंग करके और औषधि बताऊंगा, क्योंकि कल फिर से एक शिविर है, वो क्या है कि कल शिविर लेना पड़ेगा हमें। तो ठीक है, मैं सभी का जो बहुत सारे साथियों ने दिया है व्हाट्सएप पे अपना अपना डिटेल भेजा है, तो मैं सबका जो है परसों देखूंगा और सबको औषधि बताऊंगा जी, ठीक है। तो वेट करिए। प्रणाम गुरु जी। ठीक है प्रणाम जी? गुरु जी। हाँ प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। मुझे एक पूछना है, मैंने लेट ज्वाइन किया है, मैंने एक वीडियो देखा आपका, उसमें जो क्या बोलते हैं उसे, कट्टू और तिक्ते समझ में नहीं आया मेरे को। कटु और तिक्त नहीं समझ में आया? तिक्त कहते हैं जो नीम जैसा हो, नीम का स्वाद जो है ना वो तिक्त का है, ठीक है। गिलोय भी क्या है, तिक्त है। और कटु, कटु मतलब जो काली मिर्च खाने पे जो आपको जैसा लगता है। काली मिर्च खाइए, आपको पता चल जाएगा किसे कटु कहते हैं। एक रस होता है, कटु क्या है, रस है। काली मिर्च खाइए और आपको पता चल जाएगा कटु रस क्या होता है। और तिक्त रस पता करने के लिए आप नीम खाइए, नीम के पत्ते खाइए, ठीक है। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही है ना। अब कल पढ़ेंगे दूसरा, एक और कफ बच गया है, तो थोड़ा स्पीड से अब पढ़ेंगे क्योंकि क्लास थोड़ा पीछे हो गया है। चलिए ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही। शांति पाठ करके आज की क्लास विराम करते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभरात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी भी बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।